आज हम लोग बातचीत करेंगे नए धर्मों के विकास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व बौद्धिक कारक या नए धर्मों के विकास के अनुकूल कारक, ऐसे करके पूछेगा। तो इंग्लिश में आप लोग ऐसे लिख लेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ न्यू रिलीजन इन 6th सेंचुरी बीसी। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हो रहा है ना। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्मों के विकास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक कारक क्या हैं। देखिए, इन शॉर्ट इसको समझने का प्रयास कीजिए और मैं यह कहूंगा कि अगर यह प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को आपको लिखना है। जैन धर्म के विचार पूछ ले, बौद्ध धर्म के विचार पूछ ले, बुद्ध की शिक्षा पूछ ले, महावीर की शिक्षा पूछ ले, नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, उन प्रश्नों को हमें अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि ये एनालिटिकल पेपर है। और इस पेपर में अगर आप अच्छे से लिखोगे, सारे पॉइंट्स को ठीक से कवर करोगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हुए चले जाते हैं। नए धर्म के विकास के जो कारक हैं, इसको मैं डिफरेंट पॉइंट्स में यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि उत्तर वैदिक से, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं तो सामाजिक स्तर पर विभेद, असमानता बढ़ती चली जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभेद, सामाजिक असमानता के विकास के कारण वैदिक धर्म के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। और इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने नए धर्म के विकास की पृष्ठभूमि को निर्मित कर दिया। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानता, विभेद, इत्यादि के कारण वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के प्रति
आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसने नवीन धर्म के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी है, पृष्ठभूमि निर्मित कर दी है। इंग्लिश में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इन लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू राइज ऑफ social inequalities and discrimination, against Vedic religion or Brahman religion, against Vedic religion or Brahmin religion, critical approach developed which prepared background for the rise of new religion. क्लियर है मेरी बात? इस सामाजिक कारक को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें मैं ये बात बतला रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था के विकास के कारण सामाजिक जटिलता बढ़ती चली गई है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के विकास के कारण सामाजिक जटिलता में वृद्धि हुई और वर्ण व्यवस्था में नीचे के वर्ण में असंतोष का विकास हुआ। In later Vedic period, due to rise of fourfold Varna system, in later Vedic period, due to rise of fourfold Varna system, social complexity increased. And in lower Varna, resentment developed. And in lower Varna, resentment developed. जैसे मैं ये कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था जो है वह चतुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। इसमें से अगर आप देखें तो ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है और ब्राह्मणों के इस सर्वोच्च स्थिति के विपरीत के विरुद्ध क्षत्रियों में भी असंतोष है, जबकि ये शासक वर्ग है।
रूलर क्लास है, लेकिन इनमें भी असंतोष है। शासन ये करते हैं, सर्वोच्च इनको होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत, चूंकि ब्राह्मणों ने ही यह व्यवस्था बनाई, उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर कर लिया। स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर वैदिक काल में जो इतने अधिक यज्ञ वगैरह या कर्मकांड वगैरह का जो विकास हुआ और दान दक्षिणा इत्यादि मिलने से ब्राह्मणों के पास धन आया, तो इन्होंने ऐश्वर्य का जीवन, सांसारिक जीवन जीना प्रारंभ किया। जो सरल जीवन था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उस सरल जीवन की जगह पर ऐसो आराम का जीवन इन्होंने जीना प्रारंभ किया। लेकिन दूसरे लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं। यह शिक्षा कितनी प्रभावशाली होगी? तो इसलिए क्षत्रियों में भी और वैश्य जो कृषि और व्यापार से जुड़े हुए थे, ये भी संपत्तिवान वर्ग थे। लेकिन संपत्तिवान होते हुए भी, संसाधन संपन्न होते हुए भी, रिसोर्सफुल होते हुए भी, इनको इस वर्ण व्यवस्था में निम्न और हे दृष्टिकोण से देखा जाता था। असंतोष होगा कि नहीं होगा? और शूद्रों को ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करनी थी। इन्हें सभी वर्णों की सेवा करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वैश्य और शूद्र, और विशेष करके शूद्र वर्ग को कोई भी अधिकार नहीं था। और यह जो सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई, यह वैदिक धर्म के आधार पर हुआ। इसीलिए वैदिक धर्म के प्रति असंतोष का विकास हुआ, और यही असंतोष जो है वह नवीन धर्म के विकास की पृष्ठभूमि को निर्मित कर देता है। इसके पश्चात तीसरे पॉइंट में हम ले जा रहे हैं कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आपने एक चीज पढ़ा कि आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव क्षेत्र अर्थात उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर हो रहा था और दक्षिण की ओर हो रहा था। इसको मान लीजिए आप सप्त सैंधव क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत को। तो सप्त सैंधव क्षेत्र से इनका विस्तार पूर्व की ओर हुआ और दक्षिण की ओर हुआ। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक सी बात है कि कई व्यवसाय विकसित हुए होंगे। अर्थात मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रसार के कारण विभिन्न लोग जो हैं वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल हुए होंगे। अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर भी कई लोग रहे होंगे, वर्ण व्यवस्था में जिन्हें स्थान नहीं मिला होगा। तो ड्यू टू प्रोलिफेरेशन ऑफ आर्यन इन ईस्ट एंड इन साउथ, ड्यू टू आर्यनाइजेशन, जो आर्य जीवन है और आर्यों की जो मान्यताएं हैं उसको लोग अपना रहे हैं। तो ड्यू टू प्रोलिफेरेशन ऑफ आर्याज इन ईस्ट एंड इन साउथ एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ आर्यनाइजेशन, देयर वाज मेनी क्लासेज, मेनी कैटेगरीज who were compelled to leave out of fourfold varna system, जिन्हें बाद में अस्पृश्य कहा गया। उत्तर मौर्य काल में इसकी व्याख्या ब्राह्मणों ने की कि ये अस्पृश्य हैं, ये अनटचेबल्स हैं, और इनकी उत्पत्ति जो है वह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण हुआ। यह व्याख्या है ब्राह्मणों की, ऐसा था नहीं। यह हुआ आर्यों के पूर्व और दक्षिण में प्रसार के कारण
जो यहां पर लोकल हैबिटेंट्स थे, जो यहां के मूल निवासी थे, उनका आर्यीकरण हुआ, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं हो पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके मन में भी वो असंतोष है। अर्थात तीसरा पॉइंट लेंगे कि आर्यों के पूर्व व दक्षिण में प्रसार के कारण आर्यीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। स्थानीय निवासियों ने आर्य जीवन व धर्म को अपनाया, पर वे वर्ण व्यवस्था से बाहर रह गए। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, आप इतना तब तक नोट कीजिए। ड्यू टू proliferation of Aryans in East and South, a long process of Aryanization started. Local inhabitants accepted Aryans' life and religion, या local inhabitants adopted Aryans' life and religion, but they were compelled to leave out of fourfold Varna system. But they were compelled to leave out of fourfold Varna system. अच्छा, मैंने पिछले क्लास में जो द्वितीय शहरीकरण पर बातचीत किया, उसमें हमने आपको बतलाया था कि द्वितीय शहरीकरण के विकास की पृष्ठभूमि 7वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी, और 6ठी शताब्दी में जो है बिल्कुल द्वितीय शहरीकरण की प्रक्रिया आपको स्पष्टतः देखने को मिलती है। शहरों में जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादक रहते हैं, जो कृषि कार्य से जुड़े हुए नहीं हैं, विभिन्न प्रकार के शिल्पी, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, तो हमने यह बतलाया था कि उत्तर वैदिक काल में इनका जातीयकरण नहीं हुआ था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका जातीयकरण हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह कि शहरीकरण के कारण, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण कई ऐसे सामाजिक वर्ग उभरे जो वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं हो पाए हैं। जैसे शहरों में धोबी, कपड़ा धुलने वाला, वो फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम में समा नहीं पा रहा है, या भंगी जो सफाई करता है शहरों में, वो फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम में समाहित नहीं हो पा रहा है। तो नई प्रकार की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण कई ऐसे सामाजिक वर्गों का विकास हुआ जो वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं हो पा रहे हैं।
उनके मन में भी असंतोष है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक स्तर को निर्धारित करता है, स्टेटस को डिसाइड करता है, और अकॉर्डिंगली उनको प्रेस्टीज मिलता है या प्रेस्टीज नहीं मिलता है। लेकिन ये तो वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है, ये तो वर्ण व्यवस्था से ही बाहर है, तो इनके लिए तो कोई प्रेस्टीज की बात ही नहीं कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, इसको आप लिख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण 7वीं व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नई प्रकार की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के विकास के कारण कई ऐसे सामाजिक वर्गों का विकास हुआ जो वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं हो पाया। इन सभी वर्गों में एक नवीन धर्म के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव का विकास हो जाएगा। तो इन 7th and 6th century BC, in 7th and 6th century BC, due to rise of new socio-economic activities, due to rise of new socio-economic activities, many social classes developed which could not assimilated in Varna system. It is but natural that they attracted towards new religion, or you can say that there was a need for rise of a new religion. कहते हैं ना कि समय और परिस्थितियों की जो आवश्यकता होती है उसके कारण ही कोई विकास होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यह आवश्यकता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो सामाजिक विकास है वह उसकी आवश्यकता है कि एक नवीन धर्म हो, क्योंकि जो पुराना धर्म है वह कई लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। तो एक नई व्यवस्था के विकास की आवश्यकता है। खैर, ये जो मैं डिस्कस कर रहा था ये मैं सोशल फैक्टर्स को ही डिफरेंट पॉइंट्स में डेवलप कर रहा था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि सोसाइटी में भी जो चेंज आ रहा है वो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण चेंज आ रहा है। तो यहां पर आर्थिक कारक पर हम बातचीत कर रहे हैं।
इकोनॉमिक फैक्टर में हमने पिछले क्लास में सारी बातचीत की हुई है, इसलिए उन सभी चीजों को फिर से रिपीट करना जरूरी नहीं है। आर्थिक कारक में हमने आपको बतलाया था कि अधिशेष की कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अधिशेष की कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। Rise of surplus agricultural economy witnessed in 6th century BC। इस अधिशेष की कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक सी बात है कि इसे मतलब कि फाल वाले हल जिसको बैल खींचते थे, मतलब यहां पर जो है कृषि में लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो लोहे के जो हथियार थे वो फाल थे और उन फालों को बैल खींचेंगे, अर्थात अधिशेष की कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें आवश्यकता थी पशुधन की, पशुधन को बचाने की आवश्यकता थी। अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो आर्थिक विकास है वह पशुधन की सुरक्षा की बात करता है, सुरक्षा की आवश्यकता को उत्पन्न करता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक कर्मकांड और यज्ञवाद का विकास हुआ है उसके कारण पशुधन मारे जा रहे हैं, उनकी बलि दी जा रही है बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर यज्ञों का संपादन हो रहा है। तो उत्तर वैदिक काल का जो यह विकास है यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो नई कृषि का विकास हुआ है उसके अनुकूल नहीं है। इसलिए पशुधन को बचाने की आवश्यकता है, अर्थात अहिंसा का सिद्धांत नवीन धर्म में क्यों अहिंसा पर इतना बल दिया गया, यह आप इस बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात अधिशेष की कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसमें पशुधन की सुरक्षा की आवश्यकता थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में विकसित यज्ञवाद के कारण पशुधन नष्ट होते जा रहे थे। अतः एक नए धर्म की आवश्यकता थी जो अहिंसा पर आधारित हो। In which there was need of safety of animal resources, but due to rise of yajna in later Vedic period at large scale,
एनिमल रिसोर्सेज, fastly reduced, thus there was a need of rise of new religion based on doctrine of non-violence. इसी तरह से देखिए, अभी आर्थिक कारक को ही हम एक पॉइंट में और भी हम डील करेंगे। अब दो चीजें हैं यहां पर। आर्थिक विकास के कारण एक तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, दूसरा व्यापार और वाणिज्य का विकास। शिल्प का विकास। इन सभी के कारण वैश्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उस आर्थिक स्थिति के अनुरूप उनकी सामाजिक स्थिति नहीं थी, इसलिए उनके मन में असंतोष था। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे। पहली दूसरी बात यह है कि अधिशेष की कृषि, व्यापार, वाणिज्य व शिल्प के विकास के कारण वैश्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। परंतु उनकी सामाजिक स्थिति इसके अनुरूप नहीं थी। अतः वैश्यों के मन में असंतोष था। एक बात को और भी यहां पर मैं जोड़ना चाह रहा हूं, इसको पहले इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए, फिर मैं जोड़ता हूं। ड्यू टू राइज ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर, due to rise of surplus agriculture, trade and commerce, and many types of crafts, economic condition of Vaishya consolidated.